नमस्कार दोस्तों। गुलाबो सिताबो और शकुंतला देवी दो फिल्में हैं जिनकी घोषणाएं आ गई हैं। एक तो 12 जून को प्रीमियर होगा और एक उसके बाद कभी उसकी तारीख अभी नहीं आई है। तो इन दो फिल्मों की घोषणा के साथ अमेज़ॉन ने ये बताया है कि अब वे फिल्में खरीद रहे हैं। निर्माताओं ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। सबसे पहले सुजीत सरकार सामने आए। इसकी वजह से एक हड़कंप सा मचा हुआ है, घमासान सा शुरू हो गया है इंडस्ट्री में, जिसमें ये दिख रहा है कि ये बात अभी रुकेगी नहीं, बहुत दूर तक जाएगी। पूरा मामला कोविड-19 का है। कोरोना वायरस के आने के बाद हम सभी जानते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई, सब कुछ ठप हो गया। लॉकडाउन की घोषणा के पहले से ही इंडस्ट्री पर बादल मंडराने लगे थे और सभी लौटने लगे थे अपने अपने घरों को। बाहर जो यूनिट गई थी शूटिंग के लिए वो सब वापस आ गए थे। यहाँ फिल्म बिरादरी के जो संगठन होते हैं उनकी तरफ से नोटिस आ गई थी कि अब आप लोग शूटिंग नहीं करेंगे, और यह सब कुछ एहतियात के तौर पर किया जा रहा था ताकि कोरोना का प्रकोप फिल्म इंडस्ट्री के लोगों के पास न पहुंचे और वे सुरक्षित रहें, बचे रहें। लेकिन जब 22 मार्च को या 25 मार्च से जब ये लॉकडाउन हुआ तब यह अंदाज़ा नहीं था कि यह लॉकडाउन इतना लंबा हो जाएगा। तब मल्टीप्लेक्सेस को भी लग रहा था कि वे कुछ दिनों की बात है, कुछ दिनों के बाद वे फिर से चालू हो जाएंगे। निर्माताओं को भी लग रहा था कि चलो कुछ दिनों की बात है। आप सभी जानते हैं कि रोहित शेट्टी, करण जौहर, अक्षय कुमार, रिलायंस, इनकी जो फिल्म थी सूर्यवंशी, उसकी रिलीज़ अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई थी। चूँकि वहाँ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, बहुत ज़्यादा पैसा है, तो वे लोग अंग्रेजी मीडियम की तरह का रिस्क नहीं ले सकते थे। और तब सिनेमा घर भी कुछ एक राज्यों में ही खुले हुए थे। धीरे धीरे हम सब ने देखा कि पूरे देश में लॉकडाउन हो गया तो सिनेमा घर तो बंद होना ही था। इस बीच में ऐसा हुआ कि OTT प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म हैं, उनसे प्रोग्राम आने लगे, लोग देखने लगे उनको, और धीरे धीरे उसकी आदतें बढ़ी, लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, लोग ज़्यादा पहुँचे वहाँ पे, और फिर ये सुगबुगाहट चलने लगी। जब निर्माताओं को लगा कि लंबे समय तक फिल्में रिलीज़ नहीं हो सकती, सिनेमा घर तो बंद रहेंगे, और कोरोना वायरस का खतरा जिस तरीके से है और बढ़ता ही जा रहा है, खास करके मुंबई और दिल्ली में रोज़ाना 1000 नागरिक संक्रमित हो जा रहे हैं, ऐसे में सिनेमा घर के खुलने की तो कोई संभावना नहीं है। और ये सरकार की प्राथमिकता में भी नहीं है। सरकार की प्राथमिकता में उद्योग हो सकते हैं, आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने की दूसरी चीज़ें हो सकती हैं। सिनेमा फिलहाल उनकी चिंता का विषय नहीं है, और यह फिल्म निर्माताओं के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। क्यों? क्योंकि जो फिल्में लगभग तैयार हो चुकी हैं या पोस्ट प्रोडक्शन में पड़ी हुई हैं, थोड़ी सी मेहनत करने के बाद, थोड़ी एडिटिंग या पोस्ट प्रोडक्शन का काम करने के बाद रिलीज की जा सकती हैं, उन फिल्मों पर निवेश जो हुआ है उसका सूद ब्याज बढ़ता जा रहा है। वह निर्माताओं के लिए भारी पड़ रहा है। हम सभी जानते हैं कि बड़े से बड़ा निर्माता भी इधर उधर से पैसे जुटा के कर्ज लेकर फिल्म बनाता है, और फिर फिल्म के रिलीज़ के बाद जो पैसे आते हैं उनका आपस में बंटवारा होता है। ऐसे में जब लगातार कर्ज बढ़ता जा रहा है, इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है, तो यह निर्माताओं की भी मजबूरी है कि वे क्या करें, कहाँ जाएं, किस तरीके से फिल्में रिलीज़ करें। और इसी वजह से ये सारे निगोसिएशन आरंभ हो गए थे। और निगोसिएशन जब आरंभ हुआ तभी मल्टीप्लेक्सेस को इसकी भनक लग गई। हालांकि उसके पहले मल्टीप्लेक्सेस की एक रिलीज आई थी जिसमें उन्होंने सरकार से कुछ गुजारिश की थी, रियायतें मांगी थी और कुछ सुविधाएं मांगी थी। लेकिन इस बार जब उनको सुगबुगाहट लगी कि निर्माता वहां जा रहे हैं और वे लोग मल्टीप्लेक्स वाले घबरा गए, और फिर उन्होंने पहले तो गुहार लगाई। गुहार इस तरीके से लगाई कि आप लोग थोड़ा सब्र से काम लें, थोड़ा वेट करें,
और जल्दी ही यह सब ठीक हो जाएगा, फिर से सिनेमा घर खुल जाएंगे, फिर से आप लोग आ जाएंगे। और उन्होंने तो एक रोड मैप भी दिया, ब्लूप्रिंट भी दिया कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, साफ़ सफाई का पूरा ख्याल रखेंगे। हर शो के बाद ये ख्याल रखा जाएगा कि सब कुछ ठीक ठाक साफ हो जाए। लेकिन इस आश्वासन में कोई दम नहीं था, इस आश्वासन में कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए कि किसी को पता नहीं है कि अभी क्या होगा। दूसरा जो खतरा महसूस किया जा रहा है कि हम सभी बाजार जा रहे हैं, हम सभी अभी ज़रूरी के सामान खरीदने जाते हैं बाहर और फिर चले आते हैं, और ये तर्क दिया जा रहा है कि अगर आप बाजार जा सकते हैं, अगर आप मॉल जा सकते हैं, अगर आप अस्पताल जा सकते हैं, तो आप सिनेमा घर भी जा सकते हैं। ना, ऐसी तुलना न किया करें। क्यों? क्योंकि बाजार से तो आप 15 मिनट में चले आते हैं, अब तो पहले की तरह आप वहाँ पे रुकते नहीं हैं। ज़रूरी सामान दिया, और यह भी कोशिश हो रही है कि ज़्यादातर सामान ऑर्डर कर दिया जाए, वो आपके होम डिलीवरी हो जाए या बिल्डिंग तक डिलीवरी हो जाए। तो अगर बिल्डिंग तक सामान आ सकता है तो कमरे में क्यों नहीं सिनेमा आ सकता है, और आ भी रहा है। हम सभी ने देखा कि सिनेमा अब हमारे घरों में पहुंचने लगा है, घर बैठे सिनेमा हम देख रहे हैं। फर्क इतना ही है कि हम लोग नई फिल्में वहाँ नहीं देख पा रहे हैं अभी, चूँकि उनको फिल्में नहीं मिली हैं। हाँ, हम पुरानी फिल्में देख रहे हैं, नई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, और इस तरह से सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसे में निर्माताओं ने उनसे निगोशिएशन आरंभ किया। फिर OTT प्लेटफॉर्म को ये चीज़ें मंजूर ही, उनके बीच क्या शर्तें बनी है, किस तरीके की अंडरस्टैंडिंग बनी है, किस आधार पर समझौता हुआ है, मुनाफे की क्या शेयरिंग रहेगी, यह अभी डिटेल सामने नहीं आया है। देर सवेर वह भी सामने आ जाएगा और फिर पता चलेगा कि वास्तव में अंडरस्टैंडिंग कैसी बनी है और किसको कितना फ़ायदा हो रहा है। तर्क यह दिया जा रहा है कि इससे पूरी इंडस्ट्री को नुकसान होगा, और ये एक नया जो तरीका अपना लिया गया है, इससे किसी को फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि इससे फ़ायदा हो रहा है, फ़ायदा दिख रहा है। अब देखिए, पूरी इंडस्ट्री डूब रही है, और डूब रही है इंडस्ट्री, तो उसमें जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री अगर डूब रही है तो डूबने वाले को तिनके का सहारा चाहिए, और उनको तिनके, ये OTT प्लेटफॉर्म उनके लिए तिनके की तरह आए हैं। इस तिनके का सहारा लेकर के अगर कुछ लोग निकल रहे हैं, कुछ डूबने से बच रहे हैं, तो मल्टीप्लेक्स वाले क्यों परेशान हैं? क्यों नहीं एक अंडरस्टैंडिंग के तहत इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि चलो भाई, अभी ये वक्त आप कर लो अपनी कुछ फिल्में रिलीज़, और फिर जब हम आएंगे तो आप आ जाना, और फिर हम लोग फिल्में दिखाएंगे, फिर बातें करेंगे। ये एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती थी, लेकिन ये लोग मानने को तैयार नहीं। मल्टीप्लेक्स की आपने चिट्ठियाँ पढ़े होंगे, आइनॉक्स की जो विज्ञप्ति आई थी, किस ढंग से वो थ्रेट कर रहे हैं। उन्होंने बाजाबता लिखा है कि हम प्रतिकार करेंगे। अब ये शब्द क्या शब्द भाषाएं हैं? एक आदमी मजबूरी में जा रहा है कहीं पे, और आप उसको कह रहे हैं कि हम प्रतिकार करेंगे, हम बदले लेंगे, और हम दिखाएंगे आपको कि क्या क्या हो सकता है। ना 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 ना, ये अच्छी बात नहीं है। अभी अरविंद गौड़ आ गए हैं, दिनेश श्रीनेत जी आ गए हैं, और अश्विनी सिंह, अरविंद गौड़, चरण सिंह पथिक, आप सभी को धन्यवाद। हैदर रिजवी कर रहे हैं, लेकिन फिल्म रिलीज एक इवेंट हुआ करता था, आउटिंग का बहाना होता था फैमिली के लिए। ये ज़रूरी बात है, ये अच्छी बात है, और अभी भी लोग कह रहे हैं। आज भी एक सुजीत सिन्हा है, मेरे दर्शक पाठक हैं और लगातार मेरे संपर्क में रहते हैं, उनका कहना है कि फिल्म देखना आज भी ज़्यादातर परिवार के लिए फिल्म पिकनिक की तरह है। लेकिन आप बताएं कि इस खतरे के मौसम में कौन पिकनिक मनाने जाएगा और कौन ये इवेंट मनाने जाएगा। और चीज़ें जब बदल रही हैं, अगर आप याद करें, मुगले आजम का प्रीमियर शो याद करें, अगर आपने वीडियोस देखे हों जहाँ हाथी पर प्रिंट गया था, और आप चाहे कि वही हाथी पर प्रिंट आता रहे आज तक, तो माफ़ करें, ऐसा नहीं हो पाएगा। पिछले दिनों में प्रीमियर का ही महत्व ख़त्म हो गया है। इवेंट ज़रूर होता है, इवेंट होता है, लोग जाते हैं और थोड़ी बहुत घटनाएं होती हैं, लेकिन प्रीमियर भी अब प्रीमियर कहाँ होते हैं फिल्मों के? शायद ही किसी फिल्म के प्रीमियर होते हैं, बहुत बड़ी फिल्मों के प्रीमियर होते हैं। ये सारा जो इवेंट हुआ करता था, वो इवेंट इंडस्ट्री से ही गायब हो चुका है।
इसलिए इस तरह की उम्मीद करना, इस तरह की वकालत करना अब फ़ायदेमंद नहीं है। कल जब मैंने ये बात रखी थी लोगों के सामने तो कुछ सवाल मेरे पास आए थे। मैं उन सवालों को एक एक करके टैकल करता हूँ और बाद में आपके जो सवाल आएंगे वो भी मैं बातें करूँगा उस पर। संजीव श्रीवास्तव जी पूछते हैं कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की अहमियत ख़त्म हो जाएगी अगर OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्में आई। जी, इस बात को लेकर के जो नैतिकता के प्रहरी हैं समाज के, उनका बहुत दिनों से ये सवाल उठ रहा है उनकी तरफ से कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी सेंसर लगना चाहिए। अगर फिल्में उस पर रिलीज होने लगी तो शायद इस पर कुछ विचार हो और फिर तय किया जाए कि हाँ, उनको किस तरीके से नाथा जा सकता है। हालांकि सभ्य समाज में सेंसर की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और जब आप घर में फिल्में देख रहे हैं, एक परिवार में देख रहे हैं, तो वहाँ सेंसरशिप, सामुदायिक सेंसरशिप के लिए जो ज़रूरत थी उसकी भी उतनी ज़रूरत नहीं रह जाती है। लेकिन हैं कुछ नैतिकतावादी, कुछ मोरलिस्टिक ग्राउंड पे चाहते हैं कि भारत में इस तरीके की चीज़ें नहीं दिखाई नहीं जानी चाहिए, और OTT प्लेटफॉर्म ने थोड़ी छूट भी ली, उस पर भी पाबंदी ज़रूर लगनी चाहिए। का चित्रण हो रहा है, जितना वायलेंस दिखाया जा रहा है वो सब है, थोड़ा ओवर द टॉप है, लेकिन यह हमें गौर करना पड़ेगा कि बाकी हिंदी फिल्मों में या अंग्रेजी फिल्मों में क्या हो रहा है। क्या वहाँ पे इन सारी चीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है? अगर वहाँ पाबंदी नहीं लगी हुई है कह रहे हैं कि OTT प्लेटफॉर्म पर राष्ट्रगान भी नहीं हो पाएगा। हाँ, ये एक बड़ी समस्या होगी। फिर देशभक्ति कैसे पैदा होगी सिनेमा देखने के पहले? मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, यह एक बहुत जेन्युइन सवाल है। क्या OTT प्लेटफॉर्म हर शो के पहले राष्ट्रगान का एक वीडियो लगाएंगे, या उसकी क्या संभावना बनेगी? ये सब बाद में चीज़ें देखने जाएंगी। फिलहाल मैं जो केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की बात संजीव श्रीवास्तव ने पूछी थी उसका जवाब दे रहा हूँ। पहले मल्टीप्लेक्स को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाती थी, तो क्या अब OTT को ध्यान में रखकर फिल्में बनाई जाएंगी? हाँ, ये हो सकता है। और OTT को ध्यान में रखकर वेब सीरीज तो बन ही रहे हैं, फिल्में भी क्यों नहीं बने? और फिल्मों का आधिकारिक सिलसिला अभी शुरू हुआ, गुलाबों सिताबों से हमें दिख रहा है या शकुंतला देवी से दिख रहा है। लेकिन अगर याद करें तो पिछले साल से फिल्में आ रही हैं। राजमा चावल आई थी लीना यादव की ना, विकी कौशल की फिल्म आई थी, सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म आई थी, अभी परेश रावल के बेटे की फिल्म जिसे रंजन चंदेल ने डायरेक्ट किया है, बम्फाड़ आई थी। ये सारे OTT प्लेटफॉर्म पे आ चुकी हैं फिल्में। हाँ, अमिताभ बच्चन की फिल्म किसी प्लेटफॉर्म पे आए तो यह जरूर एक घटना बनती है। और आज किसी मित्र ने मेरे बहुत अच्छा लिखा कि कारिया का संवाद जो था कि हम जहाँ खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है, तो लगभग वही बात हो गई है। अमिताभ बच्चन जहाँ खड़े हुए हैं वहाँ से एक लाइन शुरू हो गई है, और यह अब देखिए लाइन कितनी लंबी जाती है और कब तक जाती है। रघुवंश सिंह का सवाल है कि इस नए बदलाव से स्टार सिस्टम पर क्या फ़र्क पड़ेगा? बहुत फ़र्क पड़ेगा। बॉक्स ऑफिस, थिएटर रिलीज और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, ये स्टार वैल्यू के हिसाब से घटता बढ़ता रहता था। हम सभी जानते हैं कि जो बड़े स्टार हैं, टॉप स्टार हैं, उनकी फिल्में चले न चलें, उसका इनिशियल, उसकी ओपनिंग बहुत अच्छी लगती थी। भविष्य में ऐसा नहीं हो पाएगा। भविष्य में चूँकि OTT प्लेटफॉर्म पर एक समय आएगा, उस समय फिल्में दिखा दी जाएंगी और लोग देखेंगे। हाँ, उस पर व्यूअर्स का ये आंकड़ा कैसे तय होगा कि किसी फिल्म को कितने दर्शकों ने देखा और कैसे देखा, कितनी देर तक देखा, एक बार में देखा, बार बार में देखा, रुक रुक कर देखा, ये सारी बातें आ सकते हैं। वहाँ यह भी नहीं पता चल पाएगा कि एक साथ कितने लोगों ने देखा, क्योंकि अगर मान लीजिए मैं किसी एक OTT प्लेटफॉर्म का सब्सक्राइब करता हूँ और मैंने घर में लगाया अपने, तो मेरे परिवार में अगर 3 सदस्य हैं तो तीनों बैठ के एक साथ देख सकते हैं। तो आई बॉल्स की काउंटिंग थोड़ी दिक्कत होगी कि कितने लोगों ने देखा। जो पहले फुटफॉल्स, आई बॉल्स की बात होती थी वो नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, क्लिक की काउंटिंग होगी, हिट की काउंटिंग होगी कि कितने लोगों ने उस फिल्म को कितनी देर तक अपने घरों में देखा या चलाया।
और वहाँ हम देख रहे हैं वेब सीरीज लगातार हमें बता रहे हैं कि वेब सीरीज आता है, वेब सीरीज आती है, और उसके बाद उसमें किसी एक्टर का काम अच्छा लोगों को लगता है, किसी कलाकार का काम अच्छा लगता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। यहाँ कोई स्टार नहीं होता है। हालांकि जब टिकटॉक अपने स्टार पैदा कर सकता है, फेसबुक अपने स्टार पैदा कर सकता है, तो जाहिर सी बात है कि कुछ दिनों के बाद ये भी अपने स्टार पैदा कर लेंगे। यहाँ भी तय हो जाएगा कि इस एक्टर को अगर लेंगे तो उसकी फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा चल सकती है। लेकिन अभी तो फिलहाल ये मुझे लग रहा है कि जो स्टार सिस्टम इंडस्ट्री का है, फिजिकल स्टार सिस्टम है, वही स्टार सिस्टम ट्रांसफ़र हो करके वहाँ जाएगा। जैसे हम चर्चा कर रहे हैं ना, अमिताभ बच्चन आयुष्मान खुराना की फिल्म आ रही है, जैसे हम चर्चा कर रहे हैं कि विद्या बालन की फिल्म आ रही है, कुछ दिनों के बाद ये हो सकता है कि हम बाद में ये चर्चा करने लगें कि अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है और लोगों को आने दो, लोगों को देखने दो, उससे तय करेंगे क्या होता है। एक और सवाल था आलोक जोशी जी का कि जो राइट्स बिक चुके हैं उनका क्या होगा और कुल कितनी रकम फंसी हुई है। आलोक जोशी जी बिजनेस का आदमी हैं और इनका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा होता है, आलोक अड्डा। अगर आपको कभी मौका मिले तो यूट्यूब पर जाकर देखिए, जहाँ पे ये फाइनेंस की बातें, वित्त की बातें और इन्वेस्टमेंट की बातें और बचत की बातें, तमाम बातें बताते हैं बहुत ही सावधानी से। जाहिर सी बात है उनका ध्यान अर्थ की तरफ ज़्यादा है। तो आलोक जी, इस बारे में अभी स्पष्ट कोई भी आंकड़ा सामने नहीं आया है कि कितने का इन्वेस्टमेंट फंसा हुआ है। यह जैसे ही पता चलता है मैं आपसे शेयर करूंगा, ज़रूर शेयर करूंगा, और यहाँ अपने दोस्तों से भी शेयर करूंगा। नीलाभ जी ने अभी कोई सवाल पूछा है कि क्या ओटीटी प्लेटफॉर्म इतने खर्च को लगातार वहन कर पाएंगे? टिकट की बिक्री से तो फिल्म की लागत वापस मिल जाती थी, लेकिन क्या 999 रुपये सालाना के चार्ज पर प्राइम इतना पैसा कमा पाएंगे? अब ये समस्या नीलाभ ओटीटी प्लेटफॉर्म की है, हमें तो उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें यह देखना चाहिए कि हमें फिल्में देखने को मिल रही हैं कि नहीं मिल रही हैं। अगर मुझे फिल्में देखने को मिल रही हैं तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है। मुझे 999 रुपये में अपनी मर्ज़ी से पूरे साल भर, अगर मैं दिन में 1 या 2 फिल्म देखता हूँ या हफ्ते में 1 फिल्म देखता हूँ, तो 40 से 50 फिल्में तो मैं देख ही लूँगा। ख़ास करके जितनी फिल्में भारत में रिलीज़ हो रही हैं वो देख लूँगा, और फिर ये प्लेटफॉर्म पर बंटवारा होगा। सारी फिल्में एक ही प्लेटफॉर्म पर नहीं आएंगी, कोई अपने भारत के प्लेटफॉर्म पर आएंगी, कोई अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर आएंगी। जो जितना पैसा देगा उससे निर्माता लेंगे, वहाँ दे देंगे। यहाँ एक सवाल जो मैंने पिछले दिनों ट्विटर पे रखा भी और लोगों से पूछा भी, और एक सलाह भी है मेरी कि जैसे एनएफडीसी एक संस्था है, उसको अगर अधिकृत ओटीटी प्लेटफॉर्म के तौर पर विकसित किया जाए भारत सरकार की तरफ से, या भारतीय पूंजीपति, भारतीय उद्योगपति, जैसे अल्ट आ गया है, जैसे G5 आ गया है, जैसे और भी कुछ प्लेटफॉर्म आ गए हैं, उन प्लेटफॉर्म को मजबूत किया जाए और भारतीय प्लेटफॉर्म, क्योंकि मेरा ये मानना है, अभी तो आत्मनिर्भरता और स्वदेशी की बात भी चल रही है कि यहाँ के मनोरंजन का मुनाफा विदेशी क्यों ले जाएं, तो क्यों नहीं देसी प्लेटफॉर्म कोई विकसित हो और वहाँ लोग आए देखने के लिए। आप लोग भी इस पर सोचिएगा और सलाह दीजिएगा अपनी। यहाँ भी सलाह दे सकते हैं, वो अपने प्लेटफॉर्म पर लिख सकते हैं, अपनी बातें कर सकते हैं। अश्विनी सिंह की राय है कि इंडिपेंडेंट मेकर्स का श्राप लग गया है मल्टीप्लेक्सेस को। ये सही में एक भुक्तभोगी का आर्तनाद है, एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर की परेशानी है। और हमने देखा है पिछले सालों में कि मल्टीप्लेक्स किस तरीके से बिहेव करते हैं नई फिल्मों के साथ। उनके लिए नई फिल्मों के लिए कोई समय नहीं होता है और वे सही शो नहीं देते हैं इन फिल्मों को। जो भी फिल्में जाती हैं, अगर दंगल, दबंग जैसी बड़ी फिल्में उनके पास हैं, इवेंट फिल्म हैं, बिग टिकट फिल्में हैं उनके पास, तो वे इन छोटी फिल्मों को शोज़ नहीं देते हैं। शोज़ भी देते हैं तो प्राइम टाइम शोज़ नहीं देते हैं। यह तो महाराष्ट्र सरकार ने उन पर दबाव डाला हुआ है कि मराठी की कोई भी फिल्म होगी तो उसको प्राइम टाइम पर दिखाना पड़ेगा आपको। बाकी राज्यों के पास तो इतनी हिम्मत भी नहीं है कि वे इस तरीके की कोई सुविधा अपने प्रांत के निर्माताओं को दे सकें या अपनी भाषा की फिल्मों को दे सकें।
तो ये समस्या अभी है और बनी रहेगी, लेकिन जो अश्विनी जी का है कि ये श्राप लग गया है, श्राप जैसी बात हम ना करें, इस भाषा में ना बात करें, लेकिन ये है कि इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर्स को अभी थोड़े बेहतर मौके मिल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि OTT प्लेटफॉर्म में कमिश्निंग ऑफिसर्स कौन हैं, कमिश्निंग अधिकारी कौन है, वे लोग किस तरह की फिल्में पसंद करते हैं, कैसी फिल्में चुनते हैं और क्या दिखाते हैं। ये थोड़ा थोड़ा मनोरंजन चैनल की तरह भी हो जाएगा, जहाँ पे हर तरह की फिल्में आती हैं और प्रोग्रामिंग जो ऑफिसर होता है उसकी पसंद से बाकी चीज़ें चलने लगती हैं, वैसे ही चीज़ें दिखाई जाती हैं। लेकिन ये है कि ये थोड़ा डेमोक्रेटिक सिस्टम है और यहाँ जो चीज़ें दर्शक पसंद नहीं करेंगे वो उतार दी जाएंगी, और जो जिसने इन्वेस्ट किया हुआ है, जो मालिक है, जो ऊपर के अधिकारी हैं, उनको भी लगेगा कि ये कमिश्निंग ऑफिसर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो उसको हटा दिया जाएगा, या उसको हिदायतें दी जाएंगी, उसको डायरेक्टिव दिया जाएगा कि किस तरीके के शो लेकर के आप आए। चुन चुन पंडित हैं, क्या यहाँ भी सिर्फ नामी दुकानें चलेंगी या फिर गुणवत्ता का दम होगा? चुन चुन जी, मुझे तो लगता है कि यहाँ गुणवत्ता का दम होगा। यहाँ नामी लोग शुरू में आ सकते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि नामी लोग तो वहाँ जा ही नहीं रहे हैं, अभी मझोले और छोटे फिल्म मेकर जा रहे हैं। बड़े फिल्म मेकर जब वहाँ पहुँचेंगे तब इस तरह की चिंता आपकी वाजिब होगी, और अभी फ़िलहाल तो इंतज़ार कीजिए कि जितने ज़्यादा लोग वहाँ आ सकें और वे अपना मनोरंजन कर सकें। सुरेश जी ने लिखा है, OTT पर रिलीज़ करने से फिल्मों की कमाई पर क्या असर पड़ेगा? ये सवाल थोड़ा सा उलझा हुआ है कि OTT से फिल्मों की कमाई का मामला, कमाई तो हो ही जाएगी क्योंकि वे फिल्में बेचेंगे, अगर उनको देंगे तो उनके पास फिल्में जाएंगी तो उसकी एक रकम दी जाएगी। मुझे क्या लग रहा है अभी के सिस्टम में देख करके कि किसी भी फिल्म से जो आनुषंगिक कमाई होती थी, जो फ्रिंज कमाई होती थी, वो कमाई रुक जाएगी। यहाँ सीधे OTT प्लेटफॉर्म कमाएगा और एक निश्चित मुनाफा निर्माता कमाएगा। जिस ढंग से कभी कभी फिल्में ज़्यादा चल जाती थी तो ज़्यादा मुनाफा निर्माताओं के पास आता था, कम चलती थी तो कम मुनाफा आता था। OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बाद ये चीज़ें बंद हो जाएंगी, वहाँ एक निश्चित रकम दे दी जाएगी, या हो सकता है कि अगर ये चलन में आ जाए तो OTT और निर्माता के बीच ये अंडरस्टैंडिंग बने कि कुछ सरप्लस दिया जाए उनको, कुछ ज़्यादा जिसको ओवरफ्लो कहते हैं वो दिया जाए। इस तरह की बातें हो सकते हैं, लेकिन अभी वो दूर की खिचड़ी है, अभी देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तो हमें उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। संजीव जी, आपके आने के पहले मैंने आपके सवाल का जवाब दे दिया है, और आप चाहें तो जब लाइव बंद हो जाएगा तो फिर से पीछे जा कर के आप इसको देख सकते हैं। मेरा सिंपल सा जवाब था कि हाँ, मल्टीप्लेक्स के लिए जब सिनेमा बन रहा था वैसे ही OTT के लिए भी सिनेमा बनेगा, जैसे कि वेब सीरीज़ बन रही हैं। तो ये तो स्वाभाविक बात है और इसमें कहीं से भी कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए और इसका स्वागत किया जाना चाहिए। बॉबी सिंह हमारे मित्र हैं, अंग्रेजी के क्रिटिक हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत ही ऑर्गेनिक लिखते हैं। उनकी टिप्पणी बहुत अच्छी है और मार्के की है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। जी हाँ, इस ऊंट को अब पहाड़ की ऊंचाई दिख रही है, अब उसके अपने कद का पता चल रहा है। जी हाँ, थोड़ी से मैं चूँकि जनता के फेवर में और ज़्यादा बहुसंख्यक दर्शकों की पक्ष में बात करूँगा। मेरा यह मानना है कि अगर आप मल्टीप्लेक्स के इतिहास में जाएं, थोड़ा सा पीछे जाएं और देखें, भारत में जब मल्टीप्लेक्स विकसित हुए और जिस ढंग से चीज़ें चली, उसमें इन लोगों ने लगातार जो आम दर्शक है, जो चवन्नी छाप दर्शक है, जो सिनेमा का मुख्य दर्शक है, उसको इन्होंने लगातार भगाया। संजय पटेल जी नमस्ते, आप आ गए हैं, बहुत अच्छा लगा। इंदौर से हैं संजय पटेल जी, संगीत के बड़े अच्छे जानकार हैं और बहुत ही प्यारे व्यक्ति हैं। ये पूछ रहे हैं कि क्या मल्टीप्लेक्स मुश्किल में होंगे? जी, मुश्किल में आ चुके हैं संजय पटेल जी, होंगे नहीं, अब ये वर्तमान हो गया है उनका, भविष्य की बात ना करें। और ये उनके लिए मुश्किल की अवधि है, लेकिन दर्शकों के लिए फ़ायदेमंद है। तो मैं बात कर रहा था कि जो मल्टीप्लेक्स जब आए और जिस तरीके से उन्होंने काम शुरू किया भारत में, और जब उनका फैलाव हुआ, जब उनका प्रसार हुआ, तो उन्होंने क्या किया। उनके लिए सिनेमा दिखाना
एक बिजनेस, ये आपके हमारे छोटे शहरों के सिनेमा घर के मालिकों की तरह पैशन नहीं रखते। इनके लिए सिनेमा देखना दिखाना शौक नहीं था, इनके लिए टोटल मुनाफे का धंधा था मल्टीप्लेक्स के लिए, और इन्होंने इसी तरीके से इसको विकसित किया। हाँ, इनके आने के बाद से हमें पता चला कि तकनीकी रूप से किसी फिल्म का आनंद कितने बेहतर तरीके से लिया जा सकता है, कितने सुरक्षित और सुविधाजनक माहौल में फिल्में देखी जा सकती हैं। एसी वहाँ काम करता रहता था, तो ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये सारी चीज़ें, मेरा अपना मानना है कि सिंगल स्क्रीन में भी समय के साथ की जा सकती थी और की गई हैं। कुछ एक शहरों में जहाँ सिंगल स्क्रीन है और मल्टीप्लेक्स अभी तक नहीं पहुँचा है, वहाँ सिंगल स्क्रीन मल्टीप्लेक्स की सुविधाओं को सिंगल स्क्रीन में अपना के दे रहा है। मेरा अपना मानना है, शुरू से मैं ये बात कहता रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्स ने आम दर्शकों को अपने हाशिए पर रखा और उनको वंचित कर दिया, सिनेमा से उनको दूर भगा दिया। अब वे दर्शक कहाँ जाएं, कहाँ फिल्में देखें? तो हमने पिछले दिनों देखा कि वे चोरी से देख रहे थे, वैध अवैध तरीके से फिल्में देख रहे थे, और हम उस पर बातें करते थे कि उनको चोरी नहीं करनी चाहिए, उनको पायरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनको पायरेट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या फिल्म निर्माताओं के पास या मल्टीप्लेक्स के पास ऐसा कोई विकल्प था, कोई साधन था जहां आम दर्शकों के लिए सिनेमा उपलब्ध करवा सकें? मैं जिन दिनों दैनिक जागरण में काम करता था, मैं यहाँ से फिल्म स्टारों के इंटरव्यू करता था, फिल्मों के बारे में बताता था, और मेरे दोस्त जो आरा में थे, जौनपुर में थे, मेरे पाठक, वे मुझे चिट्ठियाँ लिखते थे कि आप हमारी इन फिल्मों की चर्चा कर देते हैं, आप ये सॉल्यूशन बताएं कि हम इन फिल्मों को कहाँ जाकर देखें। क्या मैं अपने कस्बे से उस शहर को जाऊं जहां ये फिल्म लगी है, जिसमें आने जाने का मुझे 200 रुपया देना पड़ेगा, फिर आने जाने का समय भी देना पड़ेगा, और फिर मैं फिल्म देख पाऊंगा? तो वैसे दर्शक जो पहले भले ही देर से फिल्में देख लेते थे, वे सारे दर्शक फिल्मों के गायब हो गए। ये मल्टीप्लेक्स जो है सिर्फ कुछ शहरों, बड़े शहरों और जिला शहरों का धंधा बन गया है। वहाँ के दर्शकों को ये केवल फीड करता है, बाकी दर्शकों की इसकी कोई चिंता ही नहीं है। आप देखें, पूरा उत्तर भारत, हिंदी बेल्ट, जहाँ मल्टीप्लेक्सेस नहीं है, वहाँ के दर्शक बेचैन हैं कि फिल्में कहाँ देखें। अगर OTT प्लेटफॉर्म पॉपुलर होते हैं और उनके सब्सक्रिप्शन बढ़ते हैं, तो इन लोगों के पास भी ये सुविधा पहुँचेगी। बिल्कुल, मिहिर बहुत सुधी समीक्षक हैं और शोध करते हैं, सिनेमा बहुत अच्छा लिखते हैं। उनकी बात बहुत सही है, मार्के की है, कि सिनेमा घर को मॉल के भीतर ले जाकर सिनेमा को कंज्यूमर प्रोडक्ट में बदल दिया गया। बिल्कुल, मैं अपने बचपन को याद करता हूँ, मिहिर को शायद ना हो ऐसा बचपन, कि हम लोग खुले में सिनेमा देखते थे। 16 mm और 8 mm पर फिल्में आती थीं, और वो फिल्में ब्लॉक में हमारे पंचायत में दिखाई जाती थी। वहाँ सब लोग एक साथ बैठकर फिल्में देखते थे। मेले में टेंट सिनेमा घर होते थे, वहाँ जाकर के हम लोग 5 रुपये 3 रुपये में सिनेमा देखा करते थे। दिल्ली में जब मैं JNU में पढ़ता था, तब 30 रुपये 40 रुपये 20 रुपये में सिनेमा देखा करता था। हाल तक बम्बई आने के बाद भी यहाँ पर, गोरेगांव में रहता हूँ मैं, कांदीवली में रहता था, उसके आसपास 25 रुपये से 50 रुपये तक में सिनेमा घर मौजूद थे। आज 2016 का एक आंकड़ा बताता है फिक्की और KPMG का, PVR के सिनेमा का दर, टिकट का दर मिनिमम 191 रुपये 20 पैसे था, और आइनॉक्स का दर 176 रुपये 20 पैसे था। अब आप ही बताएं कि एक आम दर्शक अगर अपने परिवार के साथ या दोस्तों के साथ फिल्म देखना जाना चाहे तो कैसे जा पाएगा? इन सारे दर्शक, और जाना भी कैसे आएगा? मैंने पिछले दिनों अपने वीडियोस में ये बात रखी थी कि जैसे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बन गए हैं जहां गरीब मरीज नहीं जा पाता है, वैसे ही ये सुपर स्पेशलिटी सिनेमा घर बन गए हैं जहाँ पे आम दर्शक नहीं जा पाता है, हिम्मत ही नहीं कर पाता है। कभी मुश्किल से वो जुटा ले पैसे, तो अपने पाँव के चप्पल देख के वो परेशान होता है, नंगे पाँव देख के परेशान होता है, पुरानी टी-शर्ट देख के परेशान होता है, और सोचता है कि इन संभ्रांत लोगों के बीच क्या मेरा प्रवेश निश्चित होगा। और कई बार मैंने खुद देखा है, जी हाँ, बम्बई जैसे शहर में
मॉल में, सिनेमा घरों में, मल्टीप्लेक्सेस में थोड़े गरीब विपन्न दर्शकों को या आगंतुकों को देख करके दरबान उन्हें अंदर प्रवेश करने से रोकते हैं। अगर OTT प्लेटफॉर्म एक्टिव होते हैं और उन पर फिल्में आती हैं तो ठीक है, सबके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। रही बात कि उसके आस्वादन की बात, उसके मज़े की बात, कि जो सिनेमा की क्वालिटी वहाँ दिखाई पड़ती है, जो बाकी चीज़ें वहाँ जो प्रभाव पड़ता है, वो प्रभाव घर के टीवी पर नहीं पड़ेगा। तो इस बात की भी मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपको। जी हाँ, भविष्यवाणी जैसी बात नहीं होती है। क्या देख पा रहे हैं आप? ऐतिहासिक संदर्भ की जानकारी होने के बाद से आप भविष्य में क्या होने वाला है उसकी आहट, उसकी पदचाप आप सुन सकते हैं। तो मुझे तो साफ दिख रहा है कि लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद जो भी परिवार इतनी कुवत रखता है और इतनी औकात रखता है कि वो स्क्रीन खरीद सके और प्रोजेक्टर खरीद सके, वह खरीद लेगा और घर में सिनेमा देखेगा। क्योंकि 1 साल तक अगर सिनेमा घर नहीं खुलेंगे और इस तरह की दिक्कत होगी कि घर में ही बैठ के सब कुछ देखना दिखाना है, तो दर्शक अपनी व्यवस्था कर लेगा। जी हाँ, और ये आएगा। हाँ मेर, ये सही बात है कि सिंगल स्क्रीन के बर्बाद होने के पीछे सिनेमा की वजहें ही अकेला कारण नहीं। हिंदुस्तान के शहरों में रियल एस्टेट में लगा बड़ा काला पैसा भी एक कारक है, जिसके पहले सिनेमा घरों की प्रॉपर्टी रेट्स अनाप शनाप बढ़ी। ये एक कारण है, लेकिन ये कारण में उत्प्रेरक का काम किया है मल्टीप्लेक्स ने। और उसकी वजह से क्या हुआ, सिंगल स्क्रीन तो चल ही रहे थे, सिंगल स्क्रीन जैसे तैसे। अब ये ठीक है कि समाज बदला, सामाजिक संबंध बदले, हमारे व्यवहार बदले, उसकी वजह से 1500 का स्क्रीन भरना, 800 का स्क्रीन भरना थोड़ा मुश्किल काम हो गया था। तो ये मल्टीप्लेक्स तो नहीं बन पाते सिंगल स्क्रीन, लेकिन छोटे छोटे पर्दे वहाँ आ जाते हो। ऐसा मैंने कुछ एक शहरों में देखा कि उन्होंने अपने बड़े थिएटर को तोड़ के 2-3 छोटे छोटे कम सीटों वाले स्क्रीन बना दिए हैं, और वे अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। वे खुद को मल्टीप्लेक्स होने का दावा नहीं करते हैं, लेकिन 2-3 स्क्रीन होने के साथ ही उनको मल्टीप्लेक्स की कैटेगरी में ला दिया जाता है, और वहाँ वो अच्छा धंधा कर रही हैं। लेकिन जो एक मल्टीप्लेक्स कल्चर की बात मैं कर रहा हूँ, उस कल्चर ने भारतीय दर्शकों का बहुत नुकसान किया है, आम दर्शकों को सिनेमा घरों से वंचित किया है। अब जैसा कि बॉबी सिंह ने कहा था कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, तो इस दर्शकों को ये मौका मिला है। और रही बात मल्टीप्लेक्स और निर्माताओं के आमने सामने आने की बात, उनकी भिड़ंत की बात, तो आप गौर करें कि दोनों अपने अपने हितों की बातें कर रहे हैं, उसी के लिए जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं। इन दोनों के बीच जो दर्शक है, चूँकि वह इनके बीच इनएक्टिव बैठा हुआ है, वो उसकी कोई भूमिका नज़र नहीं आती है, उसको कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है जहां उसकी बात रखी जा सके। मुझे तो लगता है मीडिया हाउसेस को एक सर्वे करना चाहिए इस बात पर कि क्या दर्शक या दर्शकों का कितना प्रतिशत OTT प्लेटफॉर्म पर फिल्म देखने के लिए तैयार है और कितना इंतज़ार करने को तैयार है कि जब मल्टीप्लेक्स में फिल्में आएंगी तभी हम जा कर के देखेंगे। मैं यह भी नहीं कह रहा हूँ कि मल्टीप्लेक्स हाल फिलहाल में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन यह भी मैं कह रहा हूँ साथ में कि 25 सालों के बाद, 30 सालों के बाद सचमुच मल्टीप्लेक्सेस, सिनेमा घर सिर्फ किस्सों में रह जाएंगे। जब हम किस्से बताया करेंगे, जैसे आज हम सर्कस किस्सों में बताया करते हैं, मेले की बात किस्सों में बताया करते हैं, लैंडलाइन की बात कहानियों में या फिल्मों में दिखाई पड़ती हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे आसपास थी, हमारे बचपन में, किशोरावस्था में, जवानी में, वो हमारी ज़िंदगी में ही हमसे दूर होती, ख़त्म होती चली गई हैं। सिनेमा के साथ भी यही होगा। सिनेमा घरों के सिनेमा रहेगा। आज हर हाथ में कीबोर्ड है, आज हर हाथ में कैमरा है, तो सिनेमा किसी न किसी रूप में ज़िंदा रहेगा और चलता रहेगा। देदीप्य जोशी जी मेरे मित्र हैं, फिल्म मेकर हैं। उनकी पिछले दिनों एक फिल्म आई थी कांचली। उनका सवाल है कि क्या खुलने पर छोटे निर्माताओं को तरजीह मिलेगी या फिर मोटी कमाई के चक्कर में बड़ी फिल्मों को ही महत्व देते रहेंगे। यह एक ऐसा यक्ष प्रश्न है जिसका जवाब अभी तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन यह उम्मीद की जा सकती है कि OTT प्लेटफॉर्म छोटे निर्माताओं को भी
महत्व देंगे, उनकी फिल्मों पर भी विचार करेंगे। देख, ओटीटी प्लेटफॉर्म क्या है? एक ज़माने में आपको याद होगा जब वीडियोज आए थे, वीएचएस आया था, वीसीआर पर जब फिल्में देखते थे तो आपके घर के आसपास एक वीडियो लाइब्रेरी हुआ करती थी, जहाँ से आप अपनी पसंद की फिल्में जाकर ले आते थे, देखते थे और वापस कर देते थे। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक तरीके की लाइब्रेरी है, जहाँ पुरानी फिल्में, वेब सीरीज़ के साथ नई फिल्में भी अब होंगी और आप अपनी इच्छा से जो मर्जी होगी उस फिल्म को चुनेंगे और देख पाएंगे। ठीक लाइब्रेरी की तरह, जहाँ किताबों का भंडार पड़ा हुआ है, आप अपने काम की पुस्तक वहाँ से इशू करवाते हैं, घर ले जाते हैं, पढ़ते हैं या वहाँ बैठ कर पढ़ते हैं। वैसा ही मान ले ओटीटी प्लेटफॉर्म को। ओटीटी प्लेटफॉर्म और कुछ नहीं है, एक बृहद लाइब्रेरी है जहाँ पे हर तरह की फिल्में मौजूद रहेंगी और आप अपनी सुविधा से, अपने समय से, सीमित खर्च में उसको देख पाएंगे। इसलिए भी मेरा ये मानना है कि आम दर्शकों को इसका स्वागत करना चाहिए और इसे अपनाना चाहिए। रही बात उसके आनंद के, उसके रसास्वादन की, उसके आस्वादन के, उसके प्रभाव की, तो ऐसी तकनीक आ रही हैं और आ भी गई हैं। जब आप घर में ही ऐसे साउंड सिस्टम पैदा कर देंगे, ऐसा स्क्रीन ले आएंगे कि फिल्मों का इफ़ेक्ट आपको अपने घर में मिले। जी हाँ, 10 बाई 10 के कमरे में भी आप स्क्रीन लगा करके प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी फिल्में और देख सकते हैं, और लोग देख रहे हैं। इस बीच में जिसको जब मौका मिलेगा, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद देखिए कैसे इनकी बिक्री बढ़ती है। शेषनाथ मिश्र जी का बहुत अच्छा मंतव्य था। उनका कहना था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म एक अच्छा कदम है, एक अच्छी बात है कि वहाँ फिल्में आएंगी और वहाँ अच्छी फिल्में हम देर सवेर कर देख पाएंगे। अच्छी फिल्मों से इनका तात्पर्य वैसी सार्थक फिल्मों से है जिनको अभी मल्टीप्लेक्सेस जगह नहीं देते हैं और जल्दी से जल्दी हटा देते हैं, निकाल देते हैं। तो वैसी फिल्मों को भी महत्व मिलेगा और वैसी फिल्में भी लाइब्रेरी में पड़ी रहेंगी। वो अपने दर्शक खोज लेंगी या दर्शक वैसी फिल्मों को खोज लेंगे। ये दो तरफा ट्रैफिक होगा, जिसकी जैसी मर्जी, जिसकी जैसी इच्छा वैसी फिल्में देख पाएगा। देखिए, मिहिर बता भी रहे कि गोलछा में ऐसा हुआ है, जो मैं सिंगल स्क्रीन को तोड़ के और कई सारे मल्टी स्क्रीन बनाने की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें बदलाव है, बदलाव, और ये डिजिटल ज़माना है। डिजिटल ज़माना अगर हमारे जीवन में डिजिटल दुनिया प्रवेश कर रही है तो हम सिनेमा के मामले में कैसे उससे बचे रह सकते हैं। और ये सब पुरानी बातें हैं। अब संगीत लाइव सुनने का जो मज़ा आता था, जब गायक आपके सामने बैठे होते थे, अब ऐसा नहीं होता है। बावजूद इसके संगीत, शास्त्रीय संगीत चल रहा है ना, हम देखते हैं, मज़े करते हैं। कव्वालियाँ अब नहीं होती हैं। कव्वालियों का अपना एक ट्रेडिशन रहा है। तो ये इसका रोना कि ये जो होता था अच्छा होता था, अब जो हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ये वास्तव में ये नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच स्वाद का जो एक अंतर है वो बना रहेगा। हमेशा नई चीज़ें आएंगी, अपनी जगह बनाएंगी। पुराने जो प्रैक्टिशनर हैं, उसके पुराने, जिसकी आदत लगी हुई है पुराने की, उसको कुछ दिनों तक बातें अजीब लगेंगी। जैसे शुरू में मोबाइल ही हमें अजीब लगते थे। अभी के बच्चों से आप पूछ के देखिए और बताइए उनको कि कभी इसमें की पुश बटन हुआ करते थे, हम बटन दबाते थे और एक ही बटन पे 3-3 अक्षर होते थे जिनको ABC करके टाइप करना पड़ता था। तो इनको चौंकते हैं बच्चे कि अरे ऐसा भी मोबाइल होता था क्या। तो इसी तरीके से सिनेमा की बात होगी कि बच्चे, आपके पोते, आपके बच्चे, अगर आप छोटी उम्र के हैं तो बच्चे पूछेंगे कि अच्छा कोई सिनेमा घर हुआ करता था जहाँ तुम लोग जाया करते थे, कितने पिछड़े थे तुम लोग कि तब सिनेमा देखने के लिए तुम लोग जाते थे, सिनेमा तुम्हारे घर में नहीं आता था। और तब आप एक नॉस्टैल्जिक फीलिंग के साथ सारे किस्से सुनाएंगे। लेकिन सच तो यही है कि ज़माना बढ़ता जा रहा है, बदलता जा रहा है, और इस कोरोना ने, इस कोविड-19 ने इस बदलाव की प्रक्रिया को बहुत तेज़ कर दिया है। न्यू नॉर्मल जो होगा वो थोड़ा एबनॉर्मल ज़रूर दिखेगा, लेकिन हमें उसकी आदत डालनी पड़ेगी न्यू नॉर्मल की, और अपने बिहेवियर को भी नया करना पड़ेगा, अपनी आदतों को नया करना पड़ेगा, अपनी रुचियों को नया करना पड़ेगा, अपनी पसंद को नया करना पड़ेगा और नए ज़माने के साथ
चलना होगा। बाकी आप सभी का स्वागत है। आप जो लोग बाद में सुने इसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो इसको बाद में सुनेंगे या देखेंगे, उन सभी के सवालों का स्वागत है। आप अपने सवाल आप यहाँ छोड़ जाएं, मैं उसका जवाब दूंगा बाद में, और ये बहस अभी चलती रहेगी। तो जो फिल्म इंडस्ट्री डूब रही थी, वहाँ बहुत सारे लोगों का ये मल्टीप्लेक्स का जो अभी का रवैया है, उससे तो यही लग रहा है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। लेकिन निर्माता कह रहे हैं कि नहीं, हम तो ओटीटी के तिनके का सहारा लेकर के पार जाएंगे, और यह तिनका धीरे धीरे और मजबूत होगा, आप देखिएगा। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। फिर मिलेंगे।